अंबर, आहान और गायत्री इस वक्त एक अनोखी मायावी दुनिया में पहुंच चुके थे। ये दुनिया पहली नजर में बिल्कुल असल लगती थी। चारों ओर फैला एक विशाल समुद्र, उसकी लहरों की गर्जना और उस पर चमकती सूर्य की किरणें, सब कुछ इतना असली लगता था कि किसी को भी धोखा हो सकता था। समुद्र के किनारे ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे, जिनकी शाखाओं पर रंग बिरंगी पंछी चहचहा रहे थे। पेड़ों के बीच से झरने गिर रहे थे, जिनकी धारा से ठंडी और मीठी हवा बह रही थी। लेकिन ये मायावी दुनिया सिर्फ एक भ्रम थी। यहाँ की हर चीज, चाहे वो समुद्र हो या पेड़, पंछी हो या झरने, सब कुछ सिर्फ एक छलावा था। वो असल में वहां थे ही नहीं। ये एक अदृश्य शक्ति द्वारा रचा गया एक माया जाल था, और पुलकित उसमें माहिर था। ये दुनिया अपने अंदर एक रहस्य छुपाए हुए थी, जिसे समझ पाना आसान नहीं था। जो भी इस दुनिया में आता वो जल्द ही इसका हिस्सा बनकर इसके जाल में फंसकर रह जाता था। अंबर, आहान और गायत्री इस दुनिया के जादू में फंसे हुए थे, और अब वो बड़ी तेजी से एक विशाल मछली की ओर खींचे चले जा रहे थे। वो मछली जो किसी भी वक्त उछलकर उन्हें निगल सकती थी। असल में वहां थी या नहीं, ये समझ पाना भी मुश्किल था। अंबर के मन में अब ये सवाल उठ रहा था कि क्या वो इस भ्रम में फंसी रहेगी, या फिर वो मुसीबत से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ लेगी। वही पार्थ और उसके साथी गांव की तरफ बढ़ रहे थे। तभी सलील ने पार्थ से बात करने का फैसला किया और कहा, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। जैसे ही पार्थ ने सलील की बात सुनी तो वो झट से बोला, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने उस लड़की की मदद की। तुम गलत नहीं हो। गलत वो है जिसने तुम्हारे साथ धोखा किया और तुम्हारी भावनाओं का गलत फायदा उठाया। उस आहाना को मैं नहीं छोड़ूंगा। एक बार वो मेरे हाथ लग जाए, फिर मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा, सलील ने कहा। तभी अधीरा बोली, हम बस गांव के अंदर पहुंचने ही वाले हैं। सलील ने कहा, मैं अंबर से मिलने के लिए तैयार हूं, और पार्थ तुम? सलील ने पार्थ की ओर देखा। उसकी आंखों में उम्मीद और उत्साह की चमक थी, मानो इस सफर का अगला कदम उसकी कल्पनाओं से भी परे हो। ये वही सवाल था जो उनके रोमांचक सफर के अगले पड़ाव की ओर इशारा कर रहा था, जो शायद सब कुछ बदल सकता था। क्या पार्थ भी अंबर से मिलने के लिए बेताब था? क्या उसके दिल में अब भी अंबर के लिए भावनाएं थी? पार्थ, जो हमेशा अपनी भावनाओं को चेहरे पर झलकने नहीं देता था, उसने बड़ी शांति से जवाब देते हुए कहा, मैं वहां सिर्फ तुम लोगों के लिए जा रहा हूं। ये सुनकर सलील मुस्कुराने लगा। वो पार्थ को अच्छे से जानता था। तब अधीरा, जो अब तक सलील की बात सुन रही थी, बिना देरी किए झट से बोली, मैं भी। हम जाएंगे और अंबर को देखेंगे कि वो अब कैसी दिखती है। उसकी आवाज में एक अजीब सा तनाव था। उसके मन में ये सवाल बार बार घूम रहा था कि क्या अंबर अब भी उससे ज्यादा खूबसूरत है या नहीं। ये सवाल उसकी बेचैनी को और बढ़ा रहा था, और उसकी आवाज में एक हल्का सा कंपन था जो उसकी चिंता को दर्शा रहा था। सलील ये सब साफ साफ देख पा रहा था, पर वो इस वक्त सबसे ज्यादा खुश नजर आ रहा था। उसकी आंखों में एक चमक थी, जबकि पार्थ के चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो कुछ बड़ा सोच रहा हो, जिसे वो किसी को बताना नहीं चाहता हो। कुछ ही समय में वो सभी अंबर के घर के पास पहुंच गए। गांव की तंग गलियों में अब भीड़ जमा होने लगी थी। लोग धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे थे। राजकुमार का इतने छोटे गांव में आना कोई मामूली बात नहीं थी। गांव वाले पार्थ को देखना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ अंबर खतरे में थी कि तभी असल दुनिया में एक सिपाही हड़बड़ाते हुए पुलकित के पास दौड़ा और खुशी से चमकती आंखों के साथ बोला, राजकुमार पार्थ और उनके साथी हमारे घर के बाहर पहुंच चुके हैं। उसकी बात ने पुलकित के मन को बेचैन कर दिया। पुलकित ने एक पल के लिए सोचा कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं सुना। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसने घबराते हुए धीमी आवाज में पूछा, युवराज पार्थ, वो भी यहाँ, अभी बाहर? सिपाही ने झट से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, वो बाहर ही है। ये सुनकर पुलकित के मन में हड़कंप मच गया। वो एक पल के लिए भूल ही गया कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। उसने बिना सोचे समझे अंबर को वही छोड़ दिया और तेजी से बाहर की ओर दौड़ा, मानो अच्छी किस्मत खुद चलकर उसके पास आई हो। उसके अंबर के परिवार से नजरें हटाते ही अचानक अंबर, गायत्री और आहान, जो कि बस उस मछली का भोजन बनने ही वाले थे, सीधा जमीन पर गिर पड़े।
पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। अब वो लोग मायावी दुनिया में नहीं बल्कि असल दुनिया में वापस आ चुके थे। पुलकित के लिए पार्थ अंबर और उसके परिवार से कई गुना जरूरी था। अंबर को तो वो बाद में देख लेगा। वही चाहत जो पार्थ के नाम से ही शर्मा गई थी, अपनी उत्सुकता को काबू में नहीं रख सकी। वो अंबर को बिल्कुल भूल गई और पुलकित के साथ बाहर की ओर भागते हुए बोली, मुझे भी पार्थ से मिलना है। उसकी आवाज में एक अजीब सी खुशी थी, जैसे वो एक पुराने सपने को पूरा होते देख रही हो। उसके मन में कई उम्मीदें और ख्वाहिशें जागने लगी। अब घर के अंदर केवल अंबर, गायत्री और आहान ही बचे थे। जैसे ही अंबर को पता चला कि पार्थ और उसके साथी उनके घर के बाहर खड़े हैं, उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई और उसने मन ही मन घबराते हुए कहा, पार्थ, सलील, इरावत, ये सब यहाँ क्यों आए हैं? उसकी बेचैनी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, जैसे वो किसी अनहोनी के होने से डर रही हो। अगर अंबर की असलियत सबके सामने आ गई तो न जाने क्या होगा। तभी आहान ने अंबर के चेहरे पर पड़ी इस चिंता की परछाई को देख लिया और वो तुरंत बोला, अंबर, तुम परेशान लग रही हो। क्या पार्थ हमें जान से मारने के लिए आ रहा है? उसकी आवाज में एक मासूमियत थी, लेकिन तभी अंबर ने आहान को समझाते हुए कहा, नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला, तुम घबराओ मत। लेकिन अंबर के मन में एक और डर था जो उसने किसी से साझा नहीं किया। वो अपने मन में बुदबुदाते हुए सोचने लगी और बोली, कहीं इन लोगों को मेरी असली पहचान के बारे में पता तो नहीं चल गया? अंबर थोड़ी परेशान लग रही थी, लेकिन तभी गायत्री ने कहा, पार्थ यहाँ, चलो अंबर, जल्दी से अपना हुलिया ठीक कर लो। वो इतने साल बाद तुम्हें देखेगा। अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें थोड़ा सच संवर कर रहना चाहिए। चलो, मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। तभी गायत्री ने अंबर का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले जाने लगी। लेकिन माँ, अंबर बोली, पर गायत्री ने उसकी एक नहीं सुनी। अंबर सबसे पहले नहाने वाली थी। उससे उसके साथ आए जंगल से जुड़ी सभी सुराग मिट जाएंगे। अंबर के लिए आहाना को छुपाना और आसान होने वाला था, इसलिए ये सब सोचकर वो भी गायत्री की बात मानने को तैयार हो गई। वही चाहत बिना एक पल गवाए घर से बाहर आ गई। उसके मन में एक अजीब सी हलचल थी। उसने खुद से बात करते हुए कहा, अगर पार्थ ने मुझे एक नजर भी देखा तो मैं समझ जाऊंगी कि वो मुझसे प्यार करता है और उसे मैं पसंद हूं। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके भीतर पल रही प्यार की लौ को दर्शा रही थी। उसे कई सालों से इस मुलाकात का इंतजार था। एक तरफ सभी लोग इस मौके पर खुश नजर आ रहे थे, वहीं दूसरी ओर अंबर की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसका मन अशांत था। वो तैयार होते हुए सोचने लगी और मन ही मन बोली, अगर मेरा सच सबके सामने आ गया तो क्या होगा? उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें खींचने लगी थी। उसके दिल में डर की एक तेज धड़कन ने जगह बना ली थी। अंबर ने मायूस होकर गायत्री से कहा, माँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वो लोग यहाँ आए हैं। उसकी आवाज में निराशा और डर साफ दिख रहा था। तो वही सलील ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो आखिरकार हम पहुंच गए। ये है अंबर का घर। उसकी आवाज में एक अजीब सी संतुष्टि थी, जैसे वो अपने किसी पुराने अरमान को पूरा होते देख रहा हो। ये सुनकर इरावत ने कहा, चलो अंदर चलते हैं, मैं तैयार हूं। वो भी अंबर से मिलना चाहता था। सलील ने इरावत की बात सुनकर मुस्कुराते हुए अधीरा की ओर देखा और पूछा, क्या तुम तैयार हो अधीरा? हम लोग अंदर जा रहे हैं। सलील जानबूझकर अधीरा को छेड़ रहा था। वो जानता था कि अधीरा बेवजह इतनी दूर नहीं आई थी। वो बस सबको ये दिखाना चाहती थी कि वो अंबर से ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन सलील उसे यहाँ आईना दिखाने लाया था। आज उसे पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। उसकी बात सुनकर अधीरा ने बेरुखी से जवाब दिया, बिल्कुल, मैं तैयार हूं। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो अंबर को देखने के लिए बेचैन थी। ऐसा लग रहा था मानो अंबर से मिलने के बाद किसी बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला हो। देखते ही देखते पार्थ अपने साथियों के साथ छोटे से घर में आगे बढ़ने लगा, जैसे ये उसका अपना घर हो। उसकी चाल में एक आत्मविश्वास था जो बाकी सभी पर हावी हो रहा था। उसने दरवाजे पर खड़े पुलकित और चाहत को भी नजरअंदाज कर दिया, मानो वो वहां है ही नहीं। ये देखकर पुलकित को बहुत बुरा लगा। उसका चेहरा तमतमाने लगा, लेकिन वो जानता था कि वो पार्थ से सीधा बात नहीं कर सकता। उसके मन में एक हलचल मच गई। उसने बिना वक्त जाया किए सलील से धीमे आवाज में पूछा,
राजकुमार पार्थ यहाँ क्यों आए हैं? वो थोड़ा घबराया हुआ भी था। उसकी बात सुनकर सलील ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि राठौड़ परिवार के लिए ये एक बड़ा मौका हो सकता है। ये सुनकर चाहत के मन में एक नई उम्मीद जाग उठी। वो इस मौके का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसने खुश होते ही मन कहा, लगता है पार्थ यहाँ मेरे लिए रिश्ता लेकर आया है। चाहत का दिल खुशी से झूम उठा था। उसके मन में तरह तरह के ख्वाब पलने लगे थे, जैसे पार्थ का आना उसकी जिंदगी बदलने वाला हो। वो एक पल के लिए अपने आसपास की दुनिया को भूल गई और उसकी आंखों में वो सपना झलकने लगा जिसे वो सालों से देख रही थी। उसने देखा कि वो शादी का जोड़ा पहने पार्थ के बगल में बैठी है। वो तो अपनी बनाई इस दुनिया में खो गई थी, लेकिन पुलकित उससे कई गुना समझदार था। वो चाहत की तरह इतना बेवकूफ नहीं था। तभी पुलकित ने परेशान होते हुए धीमी आवाज में कहा, कैसा मौका? अगर पार्थ अंबर के लिए यहाँ आया है तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। ये सोचकर ही उसे डर लगने लगा था। सलील, जिसने पुलकित के चेहरे पर चिंता की लकीरों को पढ़ लिया था, हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, मुझे अंबर से मिलना है। बहुत वक्त हो गया है। मुझे देखना है कि वो कैसी दिखती है। पार्थ, जो अब तक शांत और स्थिर बना हुआ था, अंदर ही अंदर कुछ महसूस कर रहा था। कहीं ना कहीं उसके मन में भी अंबर से मिलने की चाहत थी, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को दबा कर रखा था। जब सब लोग अंबर के कमरे की ओर बढ़े तो पुलकित ने अचानक हिचकिचाते हुए कहा, राजकुमार, मेरी मानिए तो अंबर से ना मिलना ही अच्छा है। उसे बात करने की अक्ल नहीं है। वो बहुत अकड़ू है। मैं नहीं चाहता कि वो गलती से भी आपके साथ बदतमीजी करे। लेकिन पार्थ ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ता रहा। देखते ही देखते वो लोग अंबर के कमरे के बाहर पहुंच गए। पार्थ ने एक पल के लिए कमरे के दरवाजे को देखा और फिर हुक्म देते हुए कहा, हमें अंबर से मिलना है, अभी। अब बस दरवाजा खुलने की देर थी। पार्थ की आवाज में एक रौब था। पार्थ के आदेश ने सबको हिलाकर रख दिया। सलील, अधीरा और इरावत, जो अब तक पार्थ के इरादों से अनजान थे, एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगे। सबके चेहरे पर सवाल थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पार्थ से कुछ पूछ सके। इसका मतलब पार्थ भी अंबर से मिलना चाहता था। शायद अब भी उसके दिल में अंबर के लिए जगह थी। क्या होगा जब अंबर और पार्थ इतने सालों बाद मिलेंगे? एक तरफ पार्थ अपने साथियों के साथ अंबर के कमरे के बाहर खड़ा था, तो वहीं दूसरी तरफ गायत्री अंबर को तैयार कर रही थी। उसने अंबर के लिए सबसे खूबसूरत कपड़े निकाले और उसके बालों में लगाने के लिए छोटे छोटे शीशे और क्रिस्टल से जड़ी एक क्लिप भी निकाली, जिसे गायत्री ने कई सालों से संभाल कर रखा था। पर अंबर को सजना संवरना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो आए दिन यूं ही बिना खुद को संवारे गांव में घूमती रहती थी। वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चढ़ाई करती, जड़ी बूटियां ढूंढती और गांव वालों की मदद करती थी। लेकिन आज वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके लंबे घने बालों को गायत्री ने एक लंबी चोटी में गूंथ दिया था, जो अंबर के कमर से भी नीचे तक जा रही थी। इसके बाद उसने अंबर के बालों में वही खूबसूरत क्लिप लगा दी। ये सब देखकर अंबर को घबराहट होने लगी थी, क्योंकि उसे सजना संवरना पसंद नहीं था। उसने गायत्री से कहा, माँ, मैं आम कपड़े नहीं पहन सकती। इस पर गायत्री बोली, नहीं, तुम इन कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही हो। आज तुम्हें यही पहनना होगा। ये सुनकर अंबर ने कहा, ठीक है, लेकिन सिर्फ आज के लिए। गायत्री ने भी उसकी बात झट से मान ली। अंबर ने पहले ही तय कर लिया था कि कल से वो अपनी मन मर्जी करेगी। अंबर ने फैसला किया था कि वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पार्थ उसके कमरे तक पहुंच जाएगा। अचानक सलील ने अंबर के कमरे का दरवाजा खटखटाया और कहा, अंबर, क्या तुम अंदर हो? सलील की आवाज सुनते ही अंबर अपनी जगह पर जम सी गई। अंबर के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। न जाने अब आगे क्या होगा। कैसा होगा पार्थ और अंबर का ये मिलन? क्या अंबर की असलियत सबके सामने आ जाएगी? अंबर अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसे डर था कि कहीं पार्थ उसे पहचान न ले। उसने अपना रूप और वेशभूषा पूरी तरह बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो अब पहले वाली बहादुर और समझदार अंबर से बदलकर एक कमसीन और खूबसूरत अंबर बन चुकी थी। पहले जो अंबर समझदार और चालाक थी, अब वो मासूमियत और भोलेपन की आड़ में खुद को छिपाए हुए थी। अंबर ने फैसला किया था कि वो अपनी नई पहचान का इस्तेमाल करेगी
और सबके सामने ऐसा पेश आएगी मानो उसे बाहरी दुनिया की कोई समझ ही ना हो। लेकिन क्या इन सब के बावजूद अंबर सफल हो पाएगी या पार्थ और उसके साथी उसे पहचान लेंगे? सलील की आवाज सुनकर अंबर के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थी। उसे ऐसा लगा मानो वह कुछ पल के लिए थम सा गया हो। तभी अचानक गायत्री ने खुशी से कमरे का दरवाजा खोला तो अंबर ने तुरंत अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लाते हुए कहा, राजकुमार, आप लोग यहाँ? उसकी आवाज में एक बनावटी मिठास थी। ये देखकर गायत्री और आहान भी हैरान रह गए। गायत्री को लगा था कि अंबर ने सिर्फ अपना रूप बदला है, लेकिन उसका चाल चलन और ढंग भी बदल जाएगा ये उसने कभी सोचा नहीं था। दरवाजे पर खड़े पार्थ और उसके साथी अंबर की आवाज सुनते ही अपनी जगह पर खड़े रह गए। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो सब अंबर की सुंदरता को निहार रहे थे। अंबर के लंबे घने बाल एक लंबी चोटी में बंधे हुए थे। उसकी बड़ी बड़ी पलकों के नीचे उसकी गहरी आंखें लगातार पार्थ और उसके साथियों को निहार रही थी। उसके पंखुड़ी जैसे होठों पर हल्की सी मुस्कान थी और उसकी सुंदरता को उसके कपड़ों ने 4 चांद लगा दिए थे। वो किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। तभी सलील ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, अंबर कितनी सुंदर है। मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। सलील जानता था कि अंबर वक्त के साथ और भी खूबसूरत हो गई होगी, लेकिन सलील ने कभी सोचा नहीं था कि उसकी खूबसूरती उसकी उम्र के साथ और बढ़ती चली जाएगी। वहीं दूसरी ओर अधीरा तो ऐसा महसूस कर रही थी मानो उस पर बिजली गिर पड़ी हो। उसने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो खुद को कहाँ छुपाए। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। इसके साथ ही इरावत, जो बचपन में अंबर को पसंद करता था, अब अंबर को देखकर एक बार फिर से उसके दिल में कुछ कुछ होने लगा था। उसे अचानक अपने आसपास की चीजें धुंधली नजर आने लगी थी। उसका सारा ध्यान सिर्फ अंबर पर था। तभी उन सबकी चुप्पी देखकर अंबर ने बड़े प्यार से कहा, आप लोग वहां क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना, बैठिए। ये सुनकर पार्थ, जो अब तक चुप था, उसने हाँ में सिर हिलाया। वो बस अपनी गहरी काली आंखों से अंबर को निहारते हुए बिना कुछ कहे कमरे में आकर एक कुर्सी पर बैठ गया। बैठने के बाद सलील ने अंबर और उसके परिवार का हाल चाल पूछा और बातों बातों में अंबर ने ऐसे जवाब दिए मानो उसे बाहरी दुनिया की कोई खबर ही ना हो। ये सब देखकर सलील को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे वो पुरानी नटखट और समझदार अंबर पसंद थी, ना कि ये अंबर जिसमें खूबसूरती तो थी लेकिन अक्ल थैले भर भी नहीं थी। कुछ देर यूं ही अंबर से बातें करने के बाद सलील को जब उससे मिलकर अजीब लगने लगा तो उसने मायूस होते हुए कहा, चलो यहाँ से चलते हैं, काफी वक्त हो गया है। तुम सब अपना ख्याल रखना। सलील की बात सुनकर बाकी सब लोगों ने भी सहमति में सिर हिला दिया। पार्थ अब भी चुप था। वो अपने साथियों के साथ अंबर के घर से बाहर चल दिया। उनके जाते ही अंबर ने राहत की सांस ली और मन ही मन बोली, शुक्र है मेरी सच्चाई इनमें से किसी को पता नहीं चल पाई। अब मैं अपने मकसद पर ध्यान दे सकती हूँ। मुझे जल्द से जल्द आत्मा शक्ति फल के रस से जादुई रस तैयार करना होगा। अंबर ने बड़ी ही समझदारी से अपनी चाल चली थी। वो जानती थी कि पार्थ को ऐसी लड़कियां जो खूबसूरत तो हो लेकिन उनमें अक्ल ना हो बिल्कुल पसंद नहीं थी। और अंबर ने भी ठीक ऐसा ही नाटक किया और उसका ये नाटक रंग भी लाया। आज अंबर बहुत खुश थी। सब कुछ उसके मन मुताबिक हो रहा था। आज उसके हाथ खजाना लगा था जिससे वो अपनी खोई हुई शक्तियां वापस पा सकती थी। वो अब जल्द से जल्द जादुई रस तैयार करना चाहती थी, पर इसके लिए उसे सुबह होने का इंतजार करना होगा। तो आज रात अंबर अपने कामयाबी का जश्न मनाने वाली थी। तो वही जब सलील और उसके साथी गांव से बाहर जा रहे थे तो रास्ते में सलील ने कहा, मुझे ये वाली अंबर बिल्कुल पसंद नहीं आई। ने सुनकर इरावत ने कहा, वो बेचारी अपने शक्तियों को खो चुकी है। अब उसके पास बस अपनी सुंदरता का ही सहारा है। वो जल्द ही गांव के किसी अमीर लड़के को देखकर उससे शादी कर लेगी। उसके पास हमारी तरह शक्तियां नहीं है और ना ही उसकी जिंदगी का कोई मकसद है। इस पर अधीरा ने कहा, मुझे भी ये अंबर पसंद नहीं आई। ये बहुत ही बेवकूफ निकली। तुमने देखा नहीं, वो बस पूरे समय मुस्कुराती रही। उसकी बातों से साफ पता लग रहा था कि उसे बाहरी दुनिया की कोई खबर नहीं है। वैसे भी हम लोग जादुई दुनिया के खतरों का सामना करने के लिए बने हैं
अंबर जैसी लड़की अब हमारी दुनिया का हिस्सा नहीं है। वो सब आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी उनकी बातें कुसुम ने सुन ली। उसने जैसे ही ये सब सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया। कुसुम अंबर को बचपन से जानती थी और उसे पार्थ और उसके साथियों के बारे में भी सब कुछ पता था, पर वो अंबर के खिलाफ एक शब्द तक नहीं सुन सकती थी। अचानक कुसुम ने चिल्लाते हुए गांव के मुखिया कमल चाचा, लीला ताई और बाकी गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। उसने गुस्से में कहा, सब सुनिए, ये लोग कह रहे हैं कि अंबर एक अमीर लड़के से शादी करने की ताक में है और वो बेवकूफ है। गांव वालों को जैसी ये बात पता चली तो वो सब एकजुट हो गए। उन्होंने गुस्से में पार्थ और उसके साथियों को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। तुम लोगों को अंबर के बारे में कुछ नहीं पता। तुम अमीर लोग अंबर जैसी अच्छी लड़की को कभी समझ ही नहीं पाओगे। कमल चाचा ने कहा, वो हमारे साथ बड़ी हुई है, हमें पता है कि वो कितनी अच्छी और समझदार है। तुम लोगों के लिए अच्छा यही होगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना। लीला ताई गुस्से से बोली। तभी एक बच्ची ने कहा, अंबर दीदी तो बहुत समझदार है, उन्होंने जड़ी बूटी से दवा तैयार करके मेरे पिताजी को मरने से बचाया था। ये सब सुनकर पार्थ और उसके साथी हैरान रह गए। जिस अंबर से वो लोग मिलकर आ रहे थे वो तो ऐसी नहीं थी। तभी गुस्से में गांव वालों ने अपनी लाठियां और डंडे निकाल लिए। ये देखकर सलील और उसके साथी चौंक उठे, लेकिन पार्थ अब भी चुप था। वो कुछ सोच रहा था। तभी सलील ने कहा, यहां से चलना ही सही होगा। वो लोग गांव वालों पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, इसलिए सब अपनी रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए गांव से दूर चले गए। पार्थ और उसके साथी अब अंबर के गांव से दूर जा चुके थे। वहीं दूसरी तरफ अंबर ने राहत की सांस ली और खुश होकर बोली, मैं बहुत दिनों से घर पर नहीं थी, मुझे घर के खाने की बहुत याद आ रही है। क्यों ना आज कुछ अच्छा बनाऊं? हम सब मिलकर बैठेंगे और स्वादिष्ट खाने का आनंद लेंगे। अंबर के चेहरे पर आज एक अलग ही खुशी थी। वो अक्सर गांव के लोगों की मदद करने या फिर आत्मा शक्ति फल को ढूंढने की खोज में घर से बाहर रहती थी। जब से वो बिरलोका गांव आई थी तब से गायत्री ने उसे आम लोगों की तरह खाना बनाना, घर के काम करना सब सिखा दिया था। अब अमर को किसी बात की चिंता नहीं थी। उसे बस जादुई रस तैयार करना था, जिसके बाद उसकी सारी शक्तियां वापस आ जाएगी। आज वो अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाहती थी, इसलिए वो तुरंत रसोई घर में चली गई और खाना बनाने की तैयारी करने लगी। दूसरी तरफ गायत्री और आहान को बहुत तेज भूख लग रही थी और वो दोनों खाने का इंतजार कर रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक अनजान खतरा उन पर मंडरा रहा था, जो बस एक सही मौके की तलाश में था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और अंबर ने खाना परोसना शुरू कर दिया। दाल, चावल, मसालेदार सब्जियां, हलवा, पूरी और मीठे रसगुल्ले देखकर आहान के मुंह में पानी आने लगा था। अचानक वो झट से बोला, मुझे बहुत भूख लगी है। इतना कहकर फौरन एक रसगुल्ला उठाना चाहा, लेकिन अंबर ने उसके हाथ पर हल्के से मारते हुए कहा, अभी नहीं, जाओ रसोई से पानी ले आओ और मेरी मदद करो, फिर हम सब साथ बैठकर खाएंगे। पर आहान कहाँ मानने वाला था। उसने झट से रसगुल्ला उठाया और इधर उधर भागने लगा। अंबर भी हंसते हुए उसे पकड़ने की कोशिश करने लगी। ये देखकर गायत्री जोर जोर से हंसने लगी। ऐसा लगा मानो जैसे पुराने दिन वापस लौट आए हो, जब वो लोग खिमसर में खुशी खुशी रहते थे। वहीं पार्थ के साथी गांव वालों के व्यवहार से बिल्कुल खुश नहीं थे। अचानक सलील ने कहा, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। अंबर से मिलने के बाद तो लगा कि वो समझदार नहीं है, लेकिन गांव वाले उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे थे? एक समझदार लड़की ही जड़ी बूटियों से दवा बना सकती है, पर अंबर। यह सुनकर इरावत ने जवाब देते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि गांव के इतने सारे लोग बेवकूफ हैं और झूठ बोलेंगे। जरूर कोई तो बात है। अब सलील की आंखों में हलचल थी, जैसे किसी बड़े रहस्य से पर्दा उठ चुका हो। उसने गहरी सांस ली और कहा, तो अंबर ने हमें बेवकूफ बनाया। वो नाटक कर रही थी और हम सब उसकी चाल में फंस गए। पार्थ को पहले से ही अंबर पर शक था, लेकिन उसने अब तक उस शक को गंभीरता से नहीं लिया था। सलील की बात सुनकर सभी एकदम चुप हो गए। माहौल में एक अजीब सा तनाव फैल गया था। अब सबको समझ आ चुका था कि अंबर सच छुपा रही थी। तभी उन्होंने देखा कि सलील अचानक गांव की ओर वापस जाने लगा है। ये देखकर अधीरा ने घबराते हुए पूछा, सलील तुम कहाँ जा रहे हो?
सलील बिना रुके और पीछे देखते हुए बोला, अंबर से मिल ले, अब सच्चाई का पता लगाने का वक्त आ गया है। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। आसमान में बादल छाए थे, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। अधीरा और पार्थ की बेचैनी बढ़ने लगी थी। वो लोग सलील को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। पार्थ ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा, सलील रुको। लेकिन सलील नहीं रुका। अब सब लोग सलील के पीछे पीछे चल दिए। उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। एक तरफ वो लोग अंबर के घर की ओर बढ़ रहे थे, तो वही अंबर के घर के बाहर चाहत और पुलकित गुस्से से भरे खड़े थे। चाहत ने दांत मिसमिसाते हुए कहा, इस अंबर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगर ये होशियारी से काम लेती तो शायद हमारी किस्मत बदल जाती। हमें राठौड़ परिवार का खोया हुआ रुतबा वापस मिल जाता। मुझे तो लगा था कि ये पार्थ यहाँ मेरी शादी का प्रस्ताव लेकर आया है, लेकिन नहीं, ऊपर से इस अंबर ने सब बर्बाद कर दिया। इसे इसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। चलो भाई, इसे सबक सिखाते हैं। इतना कहकर चाहत पुलकित के साथ घर के अंदर जाने लगी, पर तभी अचानक एक जोरदार बवंडर आया और हवा को चीरता हुआ उनकी ओर बढ़ा। इतनी तेज हवा से दोनों लड़खड़ा गए और घर के अंदर जाने के रास्ते से हटकर जमीन पर गिर पड़े। अचानक पुलकित ने देखा कि सलील, पार्थ, अधीरा और इरावत तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे हैं। वो लोग बिना रुके अंबर के घर के अंदर चले गए। उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। सलील, पार्थ और बाकी लोग एक तूफान की तरह अंबर के घर में घुसे। अंबर इस वक्त खाने की थाली के सामने बैठी थी। उसने बस पहला निवाला उठाई था कि अचानक दरवाजे पर तेज कदमों की आहट सुनाई दी। वो पल भर में चौकन्ना हो गई। आखिर ये सब क्या हो रहा था? कौन उसके दरवाजे तक आ पहुंचा था? अंबर बस यही सोच रही थी, क्या अब उसका झूठ सबके सामने आ जाएगा? वो सच से कब तक भाग सकेगी? सलील और उसके साथियों के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उन्हें अंबर की सच्चाई का एहसास हो चुका था। वहां एक डरावनी खामोशी पसर गई थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। अंबर घबराई हुई कुर्सी से उठी। क्या अब वो अपने सच को छिपा पाएगी, या सच बोलकर खुद को मुसीबत में डाल देगी, या शायद उसके पास अब भी बचने का कोई रास्ता था? आखिर वो कौन सा नया खतरा था जो अंबर और उसके परिवार पर मंडरा रहा था? अंबर और उसका परिवार खाने का पहला निवाला मुंह में डालने ही वाला था, लेकिन तभी सलील ने अचानक धड़ाम से दरवाजा खोला। अंबर ने घूरती हुई आंखों से दरवाजे की ओर देखा और पाया कि सामने सलील खड़ा है। उसे देखते ही अंबर ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी सलील ने कहा, तुम देखो, तुम्हारी वो आंखें, मैं जानता था तुम नाटक कर रही हो। अंबर नहीं जानती थी कि सलील और उसके साथी अचानक वापस आ जाएंगे। उसे लगा कोई खतरा उनके नजदीक है, तो वो फौरन चौकन्ना हो गई। उसकी आंखों में एक अलग ही तेज था। तभी अंबर ने खुद को संभाला और कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? उनके जाते ही अंबर ने अपना हुलिया बदल लिया था और उसके चेहरे पर एक बूंद भी मेकअप नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। तभी सलील अंबर के नजदीक आकर खड़ा हो गया और बोला, तुमने नाटक क्यों किया? इस पर अंबर ने जवाब देते हुए कहा, मैंने कोई नाटक नहीं किया। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? सलील ने कहा, तो बताओ, तुम इतनी सजी क्यों थी? तुमने वो सब हमें बेवकूफ बनाने के लिए किया था ना, है ना? सलील की ये बात सुनकर आहान झट से बोला, जब हमें पता चला कि राजकुमार यहाँ आ रहे हैं तो माँ ने दीदी को नए कपड़े पहना दिए। गांव की कोई भी लड़की होती तो ऐसी ही सचती। ये सुनकर अंबर बोली, हाँ। इस पर सलील ने कहा, नहीं, तुमने ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम हमसे अपना असली रूप छुपाना चाहती थी। तुमने बेवकूफ बनने का नाटक किया। ये सुनते ही अंबर खुद को रोक नहीं पाई और उसने अपना आपा खो दिया और बोली, वो मैं। इससे आगे कि अंबर कुछ कह पाती, तभी सलील उसकी बात काटते हुए बोला, मुझे सब पता है। तुमने ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम अच्छे से जानती हो पार्थ को बिना दिमाग वाली सुंदर लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। तुमने ये पूरी चाल चली और हमें ऐसे दिखाया कि तुम बेवकूफ हो। इतना सब सुनने के बाद भी पार्थ अब तक एक शब्द भी नहीं बोला था। वो बस लगातार अंबर को निहार रहा था। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। तभी उन लोगों को आहान की आवाज सुनाई दी, अंबर, क्या अब हम खाना खा सकते हैं? मुझे बहुत भूख लगी है। ये सुनते ही सबकी नजरें अंबर से हटकर आहान और गायत्री की ओर खींची चली गई। मेज पर रखे खाने की खुशबू से ही उन सब के मुंह में पानी आने लगा, लेकिन वो सब राजमहल में रहने वाले अमीर लोग थे। अंबर का ध्यान इस वक्त पार्थ और उसके साथियों पर था,
इसलिए उसने अपने छोटे भाई को कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर आहान ने खाना शुरू कर दिया। तभी गायत्री बोली, राजकुमार पार्थ, आप सभी हमारे साथ खाना खाते तो अच्छा होता। ये सुनकर अंबर ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली और मन ही मन में बोली, माँ ये आप क्या कर रही है? गायत्री की बात सुनकर दरवाजे पर खड़ी चाहत ने झट से कहा, राजघराने के राजकुमार ऐसा वाहियात खाना कभी नहीं खाएंगे। उन्हें ये तेल में सना और तीखा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनकर पार्थ ने कहा, मैं तीखा खाना नहीं खाता। ये सुनकर चाहत बहुत खुश हुई। उसका सिर गर्व से ऊंचा उठ गया। ऐसा लगा जैसे वो पार्थ को बहुत अच्छे तरीके से जानती हो और वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। पर मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। तुम लोगों को वापस जाना है तो जाओ, लेकिन मैं तो आज यही खाना खाऊंगा। सलील ने अंबर पर ध्यान नहीं दिया और खाने की मेज की तरफ बढ़ते हुए बोला। वो फौरन वहां रखी कुर्सी पर बैठ गया और अपने हाथ से दाल चावल, पूरी और बाकी पकवान खाने लगा। दाल चावल गांव के लोगों का रोजमर्रा का भोजन था, लेकिन सलील ने जैसे ही पहला निवाला खाया तो उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने हैरानी से ये कहा, अंबर, क्या ये तुमने बनाया है? सलील का चेहरा अचानक खिल उठा था, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि वो मामूली से दाल चावल खाकर इतना चौंक कैसे सकता है। सलील ने बिना कुछ बोले अगला निवाला खाया, मानो उसके हाथ रुके न रहे हो। बाकी सब लोग ये देखकर हैरान थे। वो बस लगातार बिना रुके खाता चला जा रहा था। तभी इरावत ने सलील से पूछा, क्या खाना सचमुच बहुत अच्छा बना है? ये सुनकर सलील ने इरावत की ओर देखा और कहा, नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और फिर उसने दोबारा खाना चालू कर दिया। सलील, गायत्री और आहान तीनों बिना रुके खाते चले जा रहे थे। तभी इरावत ने बेरुखी से कहा, जब ये इतना ही बेस्वाद है तो तुम इसे क्यों खा रहे हो? मैं भी देखना चाहता हूँ। इतना कहकर इरावत भी कुर्सी पर आकर बैठ गया और खाना खाने लगा। जैसे ही उसने पहला निवाला अंदर डाला तो वो भी हैरान रह गया। कुछ देर तक वो कुछ बोल ही नहीं पाया। ऐसा लगा मानो उसके मुंह में जुबान ही ना हो। इसके बाद उसने भी लगातार खाना शुरू कर दिया। अब पार्थ, अधीरा, चाहत और पुलकित ही बचे थे। जरूर खाने में कुछ तो खास बात थी, तभी लोग बिना रुके खा रहे थे। अचानक खाते खाते इरावत ने पार्थ की तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुम सचमुच भूखे नहीं हो? ये खाना बस दिखने में ही मामूली लग रहा है, पर ये बहुत स्वादिष्ट है। असल में जो मामूली दाल चावल इन लोगों को स्वादिष्ट लग रहे थे, उसमें अंबर ने रास्ते से तोड़ी हुई कुछ खास जड़ी बूटियां मिलाई थी, जिससे उसके खाने का स्वाद आसमान को छूने लगा था। इरावत की बात सुनकर सलील ने कहा, नहीं, पार्थ ऐसा खाना नहीं खाता। तभी अंबर, जो एक तरफ मुंह फुलाए खड़ी थी, पार्थ उसकी ओर बढ़ने लगा। जब अंबर ने ये देखा तो उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। वो पार्थ से नजरें चुरा रही थी ताकि उसकी असलियत पार्थ के सामने ना आ जाए। पर तभी पार्थ ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो अंबर को लगा कि वो उस पर हमला करने वाला है। आखिर पार्थ क्या करने वाला था? क्या उसने अंबर को पहचान लिया था? ठीक इसी वक्त उसने मुट्ठी बना ली। बाकी सब लोग भी पार्थ की हरकत से घबरा गए थे, लेकिन तभी पार्थ ने अंबर के बगल में रखी कुर्सी उठाई और बाकी सब के साथ खाने की मेज पर बैठ गया। मुझे खाना परोस दो। उसने एक नजर अंबर की तरफ देखा और कहा। ये देखकर सलील झट से बोला, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें तीखा खाना पसंद नहीं है। ये सुनकर पार्थ ने सलील को घूरते देखा। सलील चुप पड़ गया और चुपचाप खाना खाने लगा। अंबर ने ये देखकर राहत की सांस ली और पार्थ को खाना परोसने लगी। इसी दौरान उसने मन ही मन कहा, जल्दी खाना खाओ और यहाँ से चले जाओ ताकि मैं जादुई रस बना सकूं। उसे जल्द से जल्द इन लोगों को यहाँ से भेजना था, इसलिए उसने फौरन खाना परोसना शुरू कर दिया। लेकिन तभी जैसे ही उसने अपने कदम आगे बढ़ाए, अचानक उसका पैर फिसल गया। वो पार्थ के ऊपर गिरने ही वाली थी कि तभी पार्थ ने पलक झपकते ही उसे अपनी बाहों में भर लिया। ये सब अंबर के सपने जैसा था। पार्थ ने चुटकियों में अंबर को गिरने से बचा लिया। ये देखकर सलील धीमे से मुस्कुराते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि तुम अब भी पार्थ को पसंद करती हो, बस तुम ये बात मानोगी नहीं। तुम पार्थ के नजदीक आने के बहाने ढूंढ रही हो, है ना? सलील हंसते हुए अंबर की टांग खींच रहा था। ये सुनकर अंबर हड़बड़ाते हुए अपनी जगह पर खड़ी हो गई। उसने पार्थ को खुद से दूर किया और बोली, तुम लोग यहाँ से कब जाओगे? जैसे ही उसने ये शब्द कहे तो उसने फौरन अपने मुंह पर हाथ रख लिया। सब लोग अंबर की तरफ हैरानी से देख रहे थे। तभी सलील ने कहा, मुझे छोटी अंबर से मिलकर बहुत खुशी हुई।
वैसे तुम अच्छा नाटक कर लेती हो। सलील जानबूझकर बार बार अंबर की टांग खींच रहा था। तभी पुलकित ने अंबर से ध्यान हटाने के लिए बात पलटते हुए कहा, मैं भी देखना चाहता हूँ मेरी बहन ने कैसा खाना बनाया है। वो फौरन पार्क के बगल वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया ताकि उसकी नजरों में अच्छा बन सके। उसने एक नजर चाहत की तरफ देखा और कहा, चाहत, तुम भी खाना खाकर देखो, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। वो जानबूझकर चाहत को अपने पास बुला रहा था क्योंकि पार्थ के बगल में रखी दूसरी कुर्सी खाली थी। वो चाहता था कि चाहत और पार्थ के बीच की नजदीकियां बढ़े, लेकिन तभी चाहत ने बेरुखी से कहा, मुझे ऐसा बकवास खाना नहीं खाना। ये सुनकर पुलकित ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली और मन ही मन गुस्से से बड़बड़ाया, पता नहीं तुम्हें अकल कब आएगी, तुम कितनी बेवकूफ हो, तुम्हें मौके का फायदा भी नहीं उठाना आता। तभी पुलकित खाने के लिए आगे बढ़ा और अचानक एक जोरदार दहाड़ की आवाज सुनाई दी। उसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी नजरें अंबर पर जाकर टिक गई, जो अब सतर्क हो चुकी थी। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक उभर आई थी, जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति की मालकिन हो। सलील का दिल एक पल के लिए थम सा गया था। वो अंबर को गौर से देख रहा था। उसकी हरकतों को देखकर लगा मानो वो जानना चाहता हो कि अंबर अब क्या करेगी। कहीं ना कहीं उसके मन में यह विश्वास था कि अंबर अब भी वही है जो पहले थी, वो बिल्कुल नहीं बदली थी। अंबर ने तेजी से सबको संकेत किया और सभी लोग घर के बाहर निकल आए, लेकिन उसने गायत्री और आहान को अंदर ही रहने को कहा। जैसे ही वो बाहर निकले, उनकी आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य था जिसने सबके होश उड़ा दिए। जंगल के बीचों बीच पेड़ों को चीरता हुआ एक खतरनाक जानवर गौर उनकी ओर बढ़ रहा था। गौर का विशाल शरीर इतना ताकतवर था कि उसके हर कदम से धरती हिलने लगी थी। उसके बड़े बड़े पंख जो काले और नीले रंग की चमक से चमचमा रहे थे, वो उन्हें हवा में फहराते हुए गांव की तरफ बढ़ रहा था। उसके लंबे नुकीले सींग हवा में लहराते हुए जैसे चेतावनी दे रहे थे कि वो कितना खतरनाक है। उसकी लंबी पूंछ हवा में घूम रही थी, जिससे वो किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता था। उसके नुकीले नाखून और पहने दांत किसी भी शिकार को चीरने के लिए तैयार थे। उसकी लाल चमकती आंखें, जिसमें से लाल रोशनी निकल रही थी, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी पर अंधकार की छाया डालने के लिए तैयार हो। गौर की सबसे बड़ी खासियत थी कि वो सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि हवा में भी उड़ सकता था। अगर ये गांव के अंदर आ गया तो तबाही मच जाएगी, पार्थ ने चिंता से कहा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। तभी सलील ने कहा, हमें इसे रोकना होगा, इससे पहले कि ये सब कुछ तबाह कर दे। अंबर भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार थी, लेकिन तभी अधीरा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अंबर के लिए नफरत साफ नजर आ रही थी। तभी अधीरा ने गुस्से से कहा, तुम अंदर क्यों नहीं चली जाती? अगर यही रही तो बिना शक्तियों के अपनी जान गंवा बैठोगी। ये जानवर तुम्हें मार डालेगा। इतना कहकर अधीरा ने मुस्कुराते हुए अपनी बिजली की ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अधीरा के हाथों की नसें चमकने लगी और उसके शरीर में बिजली जैसी शक्ति फैल गई। लेकिन अंबर का ध्यान अधीरा की शक्ति पर नहीं बल्कि गौर पर था। वहीं दूसरी ओर सलील ने गांव वालों को चेतावनी दी कि कोई भी अपने घरों से बाहर ना निकले। गौर जैसे ही गांव की ओर बढ़ा, सब लोग मिलकर उसका सामना करने लगे। अधीरा ने अपनी बिजली की ताकत से उस पर हमला किया, लेकिन बिजली के गौर के शरीर से टकराने के बावजूद भी उसे केवल मामूली चोट ही आई थी। उसकी चमकती आंखों में गुस्सा और बढ़ गया था, जैसे वो हर हमले का बदला लेने के लिए तैयार हो। वो हर हमले के साथ और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। ये देखकर अधीरा ने हैरानी से कहा, ये कैसे हो सकता है? इतने हमलों के बावजूद इसे कुछ नहीं हुआ। ये देखकर सलील ने अपनी जल शक्ति से लहरें तैयार की और गौर को रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो गौर फिर भी नहीं रुका। एरावत ने भी मौसम का रुख बदला, बादलों को घुमाया, बिजली की चमक को बुलाया, लेकिन गौर हर वार से बच निकला। अब गौर ने अपने विशाल पैरों से लोगों के घरों को कुचलना शुरू कर दिया था, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे। चारों तरफ गांव वालों की चीख पुकार गूंज उठी, बचाओ बचाओ। जिसने भी गौर को देखा उनके होश उड़ गए। अब गौर की लाल आंखें और घातक वार करने लगी, जैसे वो सब कुछ भस्म करने पर उतारू हो। लेकिन अंबर इस वक्त उसकी हरकतों पर ध्यान दे रही थी। उसकी आंखों में एक तेज था
जैसे वो किसी राज को समझ रही हो। उसने गौर किया कि जब भी गौर अपनी लाल रोशनी का इस्तेमाल करता था, उसकी दाहिनी आंख कुछ पल के लिए कमजोर हो जाती थी। ये उसकी कमजोरी थी जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। तभी अंबर ने उस गौर पर एक बड़े पत्थर से हमला किया और हाथ के इशारे से अपने पास आने के लिए कहा। जैसे ही वो पत्थर गौर के शरीर से टकराया तो उसने घूरते हुए अंबर को देखा और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। उसकी लाल चमकती आंखें अंबर के ऊपर अपना लक्ष्य साध चुकी थी। अचानक उसकी आंखों से निकलती हुई लाल रोशनी अंबर की ओर बढ़ने लगी। वो रोशनी एक पल में अंबर को भस्म करने के लिए काफी थी। अंबर, पीछे हट जाओ, सलील चिल्लाया। उसकी आवाज में घबराहट थी, लेकिन अंबर अपनी जगह पर खड़ी रही। उसकी सांसें तेज थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। अचानक अंबर ने अपनी सूझबूझ से घर के बाहर रखे एक भाले को उठा लिया और उससे गौर की दाहिनी आंख पर हमला कर दिया। सब अंबर की हिम्मत देखकर दंग रह गए थे। अचानक वो भाला गौर की आंख के आर पार हो गया और उसकी एक आंख की रोशनी धीमी पड़ने लगी। अंबर का सटीक निशाना देखकर सलील खुश होते हुए बोला, ये हुई ना बात अंबर, शाबाश। अचानक गौर की आंख से खून निकलने लगा और वो चीखते हुए पीछे हट गया। उसकी चीखें इतनी तेज थी कि पूरा गांव कांप उठा। अंबर, तुमने ये कैसे किया? इरावत ने हैरानी से पूछा। उसकी आंखों में अंबर के लिए सम्मान था, क्योंकि अपनी शक्तियों के बावजूद भी वो लोग गौर का कुछ बिगाड़ नहीं पाए थे और अंबर बिना शक्तियों के भी उस पर भारी पड़ने लगी थी। हर ताकतवर शत्रु की एक कमजोरी होती है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है, अंबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन वो अभी भी सतर्क बनी हुई थी। उसकी बात सुनकर सलील ने मुस्कुराते हुए कहा, अंबर, तुम आज भी वही हो जिसने कभी हार ही नहीं मानी। लेकिन गौर अभी मरा नहीं था और सवाल ये था कि क्या अंबर की सूझबूझ गांव को इस खतरे से पूरी तरह से बचा पाएगी? अंबर ने गौर की कमजोरी को समझ लिया था, लेकिन ये लड़ाई अब तक खत्म नहीं हुई थी। गौर घायल था। उसकी दाहिनी आंख से बहता खून उसकी चमकती हुई लाल रोशनी को कमजोर कर रहा था, लेकिन वो अब भी जीवित था और वो अब और भी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। अचानक गौर ने दोबारा अंबर पर हमला करने के बजाय अपने विशाल पंखों को फैला लिया और आकाश में उड़ने लगा। उसकी उड़ान इतनी तेज थी कि हवा में एक भयंकर तूफान उठ गया। ये देखकर अंबर समझ गई कि उसे गौर को खत्म करने का कोई और रास्ता निकालना होगा, क्योंकि गौर अब और भी खतरनाक हो चुका था और वो वापस हमला करने जरूर आएगा। गौर की उड़ान से गांव में तबाही मच रही थी। तभी अंबर ने ध्यान दिया कि गौर की हरकतों में एक अजीब पैटर्न था। जब वो आसमान में उड़ रहा था तो वो अक्सर नीचे जमीन को देख रहा था, जैसे वहां कुछ ढूंढ रहा हो। अंबर ने तुरंत समझ लिया कि गौर को जमीन पर एक खास जगह की जरूरत थी, जहां से वो अपनी खोई हुई ताकत को फिर से पा सके। हमें गौर को जमीन पर वापस लाना होगा, अंबर ने सलील और उसके बाकी साथियों से कहा। लेकिन कैसे? वो तो अब आसमान में है, इरावत ने कहा। हमें उसे उसकी ही कमजोरी से हराना होगा। गौर के पंख उसकी ताकत है, लेकिन अगर हम उसे जमीन पर गिरा दे तो उसकी उड़ान ही उसकी मौत बन जाएगी। अचानक पार्थ बोला। उसका ध्यान भी गौर पर था। पार्थ की बात सुनकर अंबर ने हाँ में अपना सर हिला दिया। अंबर ने एक नजर पार्थ और उसके साथियों की तरफ देखा और बोली, तुम लोग इसे वापस लाने की कोशिश करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। उसकी बात सुनते ही सबने फौरन गौर का रास्ता रोक लिया और अपनी अपनी ताकत से उस पर हमला करना शुरू कर दिया। पार्थ, सलील, इरावत, अधीरा ही नहीं बल्कि चाहत और पुलकित भी इस वक्त उस पर हमला कर रहे थे। एक साथ मिलकर उन सबकी ताकत बढ़ गई, जिससे गौर को अपने लिए सुरक्षित जगह ढूंढने के बजाय अपने कदम पीछे मोड़ने पड़े। देखते ही देखते वो गांव की तरफ वापस आने लगा। इस दौरान अंबर ने अपनी कमान उठाई और तीर को लक्ष्य की ओर साधने लगी, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन ने मछली की आंख पर निशाना साधा था। जैसे ही अंबर ने तीर छोड़ा तो वो एक तीर 2 तीर में बदल गए। वो तीर सीधे गौर की आंख के आर पार हो गए। गौर बाकी योद्धाओं से लड़ने में इतना व्यस्त हो गया कि उसने अंबर पर ध्यान ही नहीं दिया। अंबर ने पेड़ की छाया में छिपकर वार किया था। अचानक गौर की आंखों की रोशनी फीकी पड़ने लगी और वो सीधे आसमान से जमीन पर आ गिरा। चारों तरफ धूल उड़ने लगी और जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा तैयार हो गया। देखते ही देखते गौर ने अपना दम तोड़ दिया। इस जीत के साथ सब लोग खुशियां मनाने लगे।
अब खतरा टल चुका था और इस सब के पीछे सिर्फ एक ही कारण था, अंबर। जिस तरह उसने बिना किसी जादुई शक्ति के गौर का सामना किया, उसने सबको हैरान कर दिया। अब सबको यकीन हो गया था कि गांव वाले बिल्कुल सही कह रहे थे। पार्थ भी अंबर को देखकर हैरान था। इतने सालों बाद भी वो बिल्कुल नहीं बदली थी। उसकी सुंदरता और बुद्धिमानी का मेल पार्थ के दिल में गहरी छाप छोड़ रहा था। लेकिन क्या पार्थ के दिल में अंबर के लिए कोई जगह थी? अब सब लोग वापस घर के अंदर आ गए। तभी गायत्री की नजर अंबर के हाथ पर पड़ी। वो तुरंत घबराते हुए बोली, अंबर, ये तुम्हारे हाथ पर चोट कैसे लगी बेटा? तुम्हारे हाथ से खून क्यों बह रहा है? ये देख अंबर ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं माँ, बस छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। वो अपनी बात को हल्के में लेते हुए तुरंत खाने की मेज के पास आ गई और बोली, सब लोग खाना खत्म कर लो, इस तरह खाना अधूरा छोड़ना अच्छा नहीं होता। ये सुन धीरे धीरे सब लोग खाने की मेज पर आकर बैठ गए। लेकिन सलील की नजर अंबर के जख्म पर थी। उसने पार्थ से कहा, पार्थ, मुझे वो जड़ी बूटी दो ना, जिससे अंबर का हाथ ठीक हो जाएगा। पार्थ ने चुपचाप वो जड़ी बूटी सलील को दे दी। पार्थ के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो चुपचाप बैठा हुआ था, लेकिन उसके भीतर कुछ और ही चल रहा था। वो मन ही मन अंबर की चिंता कर रहा था, लेकिन उसने इसे जाहिर नहीं होने दिया। सलील ने वो जड़ी बूटी अपने हाथों के बीच रगड़ी और अंबर के हाथ पर एक लेप लगा दिया। जैसे ही वो जड़ी बूटी अंबर के जख्म पर लगी, घाव तेजी से भरने लगा। अंबर ने मन ही मन सोचा, ये कैसी जड़ी बूटी है? इसके बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना। अब सब लोग खाना खा रहे थे, लेकिन तभी एक शख्स घर में दाखिल हुआ। उसके आते ही सब लोग अपनी अपनी कुर्सियों को छोड़कर खड़े हो गए। वो एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसने सबकी तरफ देखा और कहा, अरे, तुम सब लोग ऐसे खड़े क्यों हो गए? बैठो, मैं तो बस तुम लोगों से मिलने आया था। उस व्यक्ति को देखकर गायत्री बोली, महाराज शौर्यवीर, आप यहाँ इस वक्त? शौर्यवीर राणा बिरलोका गांव के सबसे ऊंचे राजघराने से थे। वो और पार्थ के पिता पृथ्वीराज बचपन के दोस्त थे। गायत्री की बात सुनकर शौर्यवीर मुस्कुराते हुए बोला, मुझे पता चला कि तुम लोग यहाँ आए हुए हो, तो सोचा तुमसे मिल लूं, और मुझे एक जरूरी काम भी था। उसकी आंखें धीरे धीरे अंबर की तरफ घूमी और उसने प्यार से कहा, मैं अंबर से मिलने आया हूं। ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए। अंबर भी मन ही मन सोचने लगी और बोली, महाराज को मुझसे क्या काम हो सकता है? तभी शौर्यवीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम सब तो जानते ही हो, मेरा इकलौता बेटा बहुत समझदार है, पर अफसोस एक हादसे के बाद से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। वो पहले जैसा नहीं रहा। अब वो सारा वक्त घर में ही बिताता है। मैं अपने बेटे को घोड़ी चढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने बेटे का रिश्ता लाया हूँ। ये सुनकर सलील ने चौंकते हुए कहा, क्या आप अंबर के लिए रिश्ता लाए हैं? शौर्यवीर ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, अंबर एक अच्छी लड़की है और समझदार भी। गांव के सब लोग अंबर को पसंद करते हैं। मैंने भी अंबर के बारे में बहुत सुना है। अंबर के पास शक्तियां नहीं है तो क्या हुआ, वो हमारे राजघराने की बहू बनने के लिए बिल्कुल सही है। शौर्यवीर की बातें सुनकर अंबर तो अपनी जगह पर खड़ी की खड़ी रह गई थी और गायत्री के पैरों तले तो मानो जमीन ही खिसक गई थी। गांव के सब लोग जानते थे कि शौर्यवीर का बेटा राज बेहद अकड़ू और बुरे स्वभाव का था। वो आए दिन गांव के लोगों को परेशान करता था। फिर एक दिन अचानक वो एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा मिला और उसके बाद से ही वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। उसने कई बार अंबर को भी परेशान किया था। तभी गायत्री ने धीरे से कहा, महाराज, ये फैसला लेना इतना आसान नहीं होगा, हमें कुछ वक्त चाहिए। ठीक है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, शौर्यवीर ने कहा। अंबर समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। सब लोग जानते थे कि शौर्यवीर के बेटे राज के लक्षण कुछ ठीक नहीं थे। वो उम्र में भी अंबर से 5 साल बड़ा था। शौर्यवीर जल्दी से जल्दी अपने बेटे की शादी करवाना चाह रहा था, पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो गांव की किसी भी भोली भाली लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दे। इससे पहले कि अंबर की मंजूरी ली जाए, अचानक पुलकित ने कहा, हमें ये रिश्ता मंजूर है। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। उसने अंबर से उसकी सहमति तक नहीं पूछी और आगे बोला,
हमें खुशी होगी कि हमारी बहन राणा परिवार की बहू बनेगी। ये सुनकर पार्थ के चेहरे के हाव भाव धीरे धीरे बदलने लगे, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा था। तभी सलील ने एक नजर पुलकित को घूरते हुए देखा और बोला, लेकिन हमें पहले अंबर से पूछ लेना चाहिए। ये सुनकर शौर्यवीर ने भी अपना सिर हिलाया और अंबर की तरफ देखने लगा, लेकिन तभी पुलकित ने कहा, पिताजी ने मुझे यहाँ अपनी बहन और ताई जी का ख्याल रखने के लिए ही भेजा है। उन्होंने कहा था कि मैं अंबर का भाई होने के नाते बड़े फैसले ले सकता हूँ और मैं अपनी बहन का अच्छा ही चाहूंगा। पर असल में ये सच नहीं था। पुलकित सिर्फ और सिर्फ राणा परिवार के राजघराने के साथ अंबर की शादी करवाने पर जोर दे रहा था, ताकि आगे चलकर वो इस बात का फायदा उठा सके और ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ सके। लेकिन सलील नहीं चाहता था कि ऐसा हो। वो अपनी कुर्सी से उठकर अंबर के पास आकर खड़ा हो गया और उसने धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए अंबर से कहा, क्या तुम राजघराने की बहू बनने के लिए तैयार हो? यह सुनकर अंबर ने बेरुखी से कहा, मैं शादी नहीं करना चाहती। इस पर सलील मुस्कुराते हुए बोला, क्यों? क्या तुम्हें अभी भी पार्थ से प्यार है? ये सुनकर अंबर के चेहरे के रंग बदल गए और उसने सलील के पैर पर अपना पैर दे मारा। अचानक सलील के दर्द से करहाने की आवाज आई तो सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। तभी सलील मुस्कुराते हुए बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर उसने धीमी आवाज में अंबर से कहा, वैसे मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? अंबर ने कहा। वादा करो कि तुम मुझे उस उपकार के बदले तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाओगी। सलील ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर अंबर सलील को घूरते हुए देखने लगी। तभी सलील ने कहा, क्या तुम ऐसा नहीं करना चाहती? तो ठीक है। इतना कहकर सलील वहां से जाने लगा, लेकिन तभी अंबर हिचकिचाते हुए बोली, ठीक है, मैं तैयार हूं। सब लोग अपनी बातों में लगे थे। तभी सलील ने कहा, माफ करना शौर्यवीर अंकल, आप अंबर की शादी अपने बेटे से नहीं करवा सकते। ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए। तभी सलील ने आगे कहा, क्योंकि अंबर मेरी। इससे आगे कि वो कुछ कह पाता, शौर्यवीर ने उसकी बात काटते हुए कहा, क्या तुम अंबर को पसंद करते हो? ये सुनकर सलील हंसने लगा और बोला, बिल्कुल नहीं, मेरी पसंद इतनी भी बुरी नहीं है। पर हाँ, अंबर खाना बहुत अच्छा बनाती है और मैंने इसे अपने महल में रहकर मेरी माँ और मेरे लिए स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए चुना है। ये सुनकर शौर्यवीर हैरान रह गया। वो मन ही मन सोच रहा था, अंबर की किस्मत कितनी खराब है। राजघराने की बहू बनने के बजाय उसे नौकरानी बनना पड़ रहा है। मैं एक बार अंबर से पूछना चाहता हूँ, शौर्यवीर ने कहा। लेकिन तभी उन्हें पार्थ की रौबदार आवाज सुनाई दी, अंबर अब से सलील के घर रहकर बावर्ची खाने में काम करेगी। पार्थ का निर्णय पत्थर की लकीर के समान था। उसकी बात सुनते ही शौर्यवीर भी चुप पड़ गया। असल में वो भी अपने बेटे की हरकतों से वाकिफ था, पर अब उसे अपने बेटे के लिए किसी और लड़की का हाथ ढूंढना पड़ेगा। शौर्यवीर यहाँ 2 काम पूरे करने आया था। उसके बेटे की शादी का प्रस्ताव तो पूरा नहीं हो सका, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए पार्थ से कहा, ठीक है, पर रात बहुत हो चुकी है। मुझे ऐन मौके पर पता चला कि तुम सब यहाँ आने वाले हो, इसलिए मैं कोई तैयारी नहीं कर पाया। मैं चाहूंगा कि तुम सब मेरे महल के नजदीक बने जल महल में रहो। वो पानी के बीचों बीच बना था। लेकिन तभी पुलकित ने कहा, वैसे अगर आप लोग चाहे तो हमारे इस घर में भी रह सकते हैं। मैं आपके रुकने का सारा इंतजाम करवा दूंगा। माना ये घर थोड़ा छोटा है, पुराना है, लेकिन आप लोगों को यहाँ कोई कमी नहीं होगी। पुलकित अब भी पार्थ के जरिए ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी शौर्यवीर ने हंसते हुए कहा, यहाँ बिल्कुल नहीं, राजकुमार यहाँ इस खंडर सी जगह में रहेंगे। ये सुनकर पुलकित को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, अचानक सलील पार्थ के नजदीक आया और उसके कान में फुसफुसाते हुए कुछ कहने लगा। सब लोग उन दोनों की तरफ देख रहे थे। तभी पार्थ ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोला, हम लोग यही रुकेंगे। ये सुनकर सब लोग बहुत खुश हुए, खासकर चाहत और पुलकित। लेकिन अंबर इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो बस इन लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से भगाने की सोच रही थी। पर ये लोग चुंबक की तरह उसी के घर से चिपके हुए थे, जो जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी सलील ने फौरन एक कागज पर आहाना की तस्वीर बनाई और शौर्यवीर को दे दी।
और उसे आहाना को ढूंढने के लिए कहा। ये सब देखकर अंबर ने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। वही चाहत के मन में तो खुशी के लड्डू फूट रहे थे। तभी पुलकित ने कहा, मैं आपके सबके सोने का इंतजाम करता हूं। वही अंबर गुस्से में वहां से चली गई। देखते ही देखते अंधेरा हो गया। सब खाने के बाद अपने छोटे छोटे कमरों में सोने चले गए। अंबर का घर छोटा था, पर वहां कई छोटे छोटे कमरे थे। अंबर अपने बिस्तर पर लेटकर अपनी शक्तियों को वापस पाने का कोई तरीका खोज रही थी। उसे ये सब पार्थ और उसके साथियों से छुपा कर करना होगा। इसलिए अंबर ने मन ही मन कहा, मुझे सुरेश काका के पास जाना ही होगा। वहां जाकर ही मेरा काम पूरा हो सकता है। इतना कहने के बाद अंबर भी गहरी नींद में सो गई। अगली सुबह वो 6 बजे उठकर अपने कमरे की खिड़की से रस्सी के सहारे नीचे आई और उसने देखा कि सब लोग सो रहे हैं। अंबर फौरन मौका पाकर वहां से भाग गई। मुझे कैसे भी करके जल्द से जल्द सुरेश काका की गुफा में जाना होगा। देखते ही देखते अंबर एक पहाड़ी के पास चली गई, जहां कुछ दूरी पर एक बड़ी सी गुफा थी। उस गुफा का नाम संजीवनी गुफा था। उसके इर्द गिर्द बहुत सी खास जड़ी बूटियां उगी हुई थी। अंबर पूरी रफ्तार से गुफा की तरफ बढ़ रही थी। उसके इर्द गिर्द बड़े बड़े पेड़ मौजूद थे और वो रास्ता छोटे बड़े पत्थरों से भरा हुआ था। लेकिन तभी अचानक अंबर के सामने एक दानव आकर खड़ा हो गया, जो पूरी तरह से काले धुएं में लिपटा हुआ था। उसकी लाल आंखें रोशनी में भी चमक रही थी। उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसकी छाया थी और उसका नाम काल अदृश्य था, जो अक्सर लोगों की परछाइयां चुराता था। वो खुद को उनकी परछाइयों में समाकर उन्हें अपनी ओर खींच लेता था और फिर वो लोग अंधेरे में कहीं गायब हो जाते थे। गांव में ऐसे ही कई लोग गायब हुए थे, जिनके बारे में आज तक पता नहीं चला था। जब अंबर ने काल अदृश्य को देखा तो वो भी कुछ पल के लिए हैरान रह गई। आसपास का माहौल भी बदलने लगा था। काल अदृश्य की सबसे बड़ी ताकत अलग अलग तरीके की आवाज निकालना था। वो पलक झपकते ही इंसान की कमजोरी पता कर लेता था। वो अंबर के बेहद नजदीक आकर खड़ा हो गया और बोला, कैसी हो अंबर? तुम कितनी बड़ी हो गई? उसकी आवाज सुनकर अंबर के रोंगटे खड़े हो गए। आखिर वो आवाज किसकी थी, जिसे सुनते ही अंबर दंग रह गई थी? लेकिन इससे पहले कि अंबर संभल पाती, अचानक काल अदृश्य ने अंबर की परछाई को जकड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पैर अकड़ने लगे और वो अपनी जगह पर जम सी गई। अंबर इस वक्त बहुत बड़े खतरे में थी। आखिर अब वो क्या करेगी? कैसे बचेगी वो इस खतरे से? काल अदृश्य अंबर की परछाई को धीरे धीरे जकड़ रहा था, जिसकी वजह से अंबर का शरीर भी अपनी जगह पर जम रहा था। वो अपने हाथ पैर हिला नहीं पा रही थी और दूसरी तरफ उसका दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर रहा था, क्योंकि उसने अभी अभी जो आवाज सुनी थी वो किसी और की नहीं बल्कि उसके पिता की थी। अंबर अपने पिता को बचपन में ही खो बैठी थी। वो उनके साथ वक्त नहीं बिता पाई थी, क्योंकि तब वो बहुत छोटी थी। गांव के लोगों और अक्षत को बचाने के लिए उसके पिता ने अपनी जान दे दी थी और वे आखिरी दम तक लड़ते रहे थे। जैसे ही अंबर ने वो आवाज सुनी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। बाबा, वो मायूसी भरी आवाज में बोली। उसके हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। वो भूल चुकी थी कि इस वक्त वो खतरे में है। तभी एक बार फिर अंबर को अपने पिता की आवाज सुनाई दी, आओ, मेरे पास आओ। ये सुनकर अंबर ने हिलना डुलना बिल्कुल बंद कर दिया और इसी का फायदा उठाकर काल अदृश्य ने उसके आधे शरीर को जकड़ लिया। अंबर को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई परछाई उसे निगल रही हो और उसकी सांसें उखड़ने लगी हो, क्योंकि काल अदृश्य उसके दिल तक पहुंच चुका था। अंबर के शरीर के अंदर उसके दिल के चारों ओर मौजूद नसों का रंग काला पड़ रहा था और उसके दिल की धड़कन धीमी हो रही थी। पर फिर भी अंबर रोते हुए बोली, बाबा, मैं आपको बहुत याद करती हूँ। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? इतना कहने के बाद अंबर फूट फूट कर रोने लगी। बचपन से लेकर अब तक अंबर को पिता का प्यार नहीं मिल पाया था और ये बात उसे बहुत परेशान कर रही थी। लेकिन उसने कभी गायत्री और अपने छोटे भाई को इस बात का एहसास नहीं होने दिया। पर आज अपने पिता की आवाज सुनकर अंबर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। मैं आपके पास आ रही हूँ, अंबर ने आगे कहा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा।
तभी इससे आगे अंबर कुछ कह पाती, अचानक संजीवनी गुफा में जोरदार धमाका हुआ। उस धमाके की गूंज ने जमीन को हिलाकर रख दिया और अंबर लड़खड़ा गई। जैसे ही उसने होश संभाले तो खुद को काले धुएं की चपेट में पाया। अंबर ने देखा कि वो गुफा के बेहद नजदीक थी और काल अदृश्य किसी भी वक्त उसे निगल सकता था। ये देख अंबर चौकन्ना हो गई और उसने फौरन काल अदृश्य की कमजोरी को भांपना शुरू कर दिया। तभी उसने अपनी परछाई की ओर देखा जो किसी अजीब से जाल में जकड़ी हुई थी। अंबर को किसी भी तरह अपनी परछाई को छुड़ाना था, जिसके लिए उसने अपने हाथ में पहनी अंगूठी को निकाला। उसमें एक छोटा सा हीरा जड़ा हुआ था। अंबर ने उसे सूरज की किरणों की दिशा में मोड़ दिया और देखते ही देखते उस हीरे से टकराती हुई सूरज की किरणें चारों दिशाओं में फैल गई। पलक झपकते ही चारों तरफ उजाला छा गया। उससे निकलती हुई एक तेज रोशनी अंबर की परछाई पर जा पड़ी। अचानक काल अदृश्य दर्द से करहाने लगा। उसके आसपास मौजूद धुएं में छोटे छोटे छेद हो गए। जहां से रोशनी गुजर रही थी, काल अदृश्य की चमकती हुई लाल आंखों की रोशनी धीमी पड़ने लगी थी। वो इस रोशनी में ज्यादा देर टिक नहीं सकता था। तभी अंबर ने इसी बात का फायदा उठाया और गुस्से से बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से मुझे अपने साथ ले जाओगे? इतना कहकर अंबर ने अपनी अंगूठी के हीरे से आती हुई रोशनी को और तेज कर लिया। काल अदृश्य सूरज की चमचमाती किरणों की वजह से वहां से भागने पर मजबूर हो गया। अगर वो ऐसा नहीं करता तो मारा जाता। धीरे धीरे अंबर का जकड़ा हुआ शरीर पहले जैसा होने लगा और राहत की सांस लेने के बाद अंबर ने अपने आंसू पोंछे और गुफा की तरफ बढ़ गई। संजीवनी गुफा के अंदर कदम रखते ही अंबर ने खुद को जैसे जड़ी बूटियों और क्रिस्टल की दुनिया में पाया। पूरी गुफा में चारों तरफ अलग अलग जड़ी बूटियों की सुगंध फैली हुई थी। थोड़ी देर पहले वहां हुए धमाके की याद आते ही अंबर घबरा गई और बोली, सुरेश काका ठीक तो होंगे ना? इतना कहकर वो फौरन गुफा की गहराई में चली गई जहां सुरेश काका रहते थे। सुरेश काका जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाने में माहिर थे। वो आए दिन नई नई प्रकार की औषधियां तैयार करते रहते थे और उन्हें भी अंबर की तरह जड़ी बूटियों की अच्छी खासी परख भी थी। लेकिन आज उनकी समझदारी काम नहीं आ रही थी, क्योंकि वो एक नई औषधि बनाने के आखिरी पड़ाव में बार बार नाकाम हो रहे थे। ये धमाका भी औषधि के बिगड़ने पर ही हुआ था। काका आप ठीक तो है ना? अंबर ने सामने मौजूद एक अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ देखते हुए कहा। उसकी सफेद दाढ़ी, सिर पर थोड़े से बाल और आंखों के आसपास झुर्रियां थी। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे और उसके कपड़ों पर जड़ी बूटियों और फूलों का रस लिपटा हुआ था। अंबर तुम आ गई? सुरेश काका ने कहा और फिर वो मुस्कुराते हुए आगे बोले, हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मैं एक औषधि पर काम कर रहा था। मैं तुम्हारे पास आने ही वाला था। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? सुरेश काका एक अच्छे इंसान थे। बिरलो का गांव आने के बाद अंबर अक्सर सुरेश काका के पास आकर नई नई औषधियों और जड़ी बूटियों के बारे में ज्ञान हासिल करती थी और सुरेश काका अगर किसी काम में अटकते तो अंबर भी उनकी मदद करती थी। सुरेश काका अंबर की समझदारी देखकर हैरान थे। तभी अंबर उनके नजदीक आई और आसपास मौजूद औषधियों और जड़ी बूटियों को देखते हुए बोली, आपको सबसे पहले चित्रावली और अग्निपुष्प के रस को डालना चाहिए, इससे काम बन जाएगा। ये सुनकर सुरेश काका मुस्कुराने लगा और बोला, ओह तो ये बात है। उसने एक बार फिर औषधि की प्रक्रिया को दोहराया और इस बार अंबर के कहने पर उसकी बताई गई मात्रा के अनुसार दोनों जड़ी बूटियों और फूलों के रस को एक बड़ी भट्टी पर रखी कढ़ाई में डाल दिया। ये देखकर सुरेश ने कहा, मानना पड़ेगा अंबर, तुम तो मुझसे भी ज्यादा समझदार हो। और सुरेश अंबर की समझदारी की तारीफ कर ही रहा था कि अचानक एक छोटा बोना जैसा दुबला पतला आदमी जिसका नाम बलिया था गुफा के अंदर आया। बलिया सुरेश के लिए काम करता था। उसने अंदर आते ही कहा, सुरेश काका, महाराज शौर्यवीर आपसे मिलने आए हैं। ये सुनकर सुरेश के चेहरे के हाव भाव बदलने लगे और उसके माथे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी। शौर्यवीर का नाम सुनते ही अंबर भी चौंक गई। तभी सुरेश ने कहा, ये शौर्यवीर आए दिन मुझे परेशान करने चला आता है। मैं इसे कह चुका हूँ कि इसका बेटा ठीक नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी ये मेरी बात मानता ही नहीं है। और फिर सुरेश ने बलिया से कहा, उसे कह दो कि इंतजार करे, मेरे पास अभी वक्त नहीं है। इतना कहकर सुरेश ने अंबर की तरफ देखा
जो इस वक्त अपनी नजरें चुराने की कोशिश कर रही थी। आखिर राज को ऐसा क्या हुआ था? उसके साथ कौन सी रहस्यमयी घटना घटी थी जिसके बारे में आज तक कोई पता नहीं लगा पाया था और ना ही किसी वैद्य के पास इसका इलाज था। सुरेश ने एक नजर अंबर की तरफ डालते हुए कहा, अंबर, कहीं राज के साथ जो हुआ वो सब तुमने किया है? वैसे उस राज के साथ यही होना चाहिए था, पर तुमने ये सब किया कैसे? अगर ये बात शौर्यवीर को पता चल गई कि उसके बेटे की हालत के पीछे तुम्हारा हाथ है तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। असल में शौर्यवीर के बेटे की ऐसी हालत अंबर ने ही की थी, और वो भी बिना शक्तियों के। पर कैसे? अंबर सुरेश की बात सुनकर धीमे से मुस्कुराई और बोली, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। सुरेश अंबर को मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। वो उसे बचपन से जानता था और राज को भी। राज एक बुरा लड़का था और उसे उसकी करनी का फल मिल रहा था। आज नहीं तो कल उसके साथ ऐसा होना ही था। पर आखिर उसके साथ हुआ क्या था? तो बीते दिनों की बात थी जब आज से 5 साल पहले राज नदी के किनारे बैठा गांव की बहू बेटियों को नहाते हुए देख रहा था। उसका दिल बेहद मैला था। वो एक ऊंची पेड़ की टहनी पर बैठा था ताकि कोई उसे देख ना सके। लेकिन उसी वक्त अंबर वहां से गुजर रही थी। जैसे ही उसने राज की घिनौनी हरकत देखी, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अंबर ने फौरन जमीन पर रेंगने वाली विष सूची चींटियों का इस्तेमाल किया। उसने पेड़ की छाल पर एक मीठा पदार्थ लगाया जिससे सभी चींटियां पेड़ पर चढ़ने लगी। विष सूची चींटियां ऐसी होती थी कि उनका काटना किसी सुई की तरह शरीर में चुभता था। अंबर खुद झाड़ियों में छिप गई और अपनी गुलेल से राज पर निशाना साधने लगी। अचानक चींटियों ने राज को काटना शुरू कर दिया। राज दर्द से करहाते हुए टहनी से लटक गया। पेड़ की ऊंचाई बहुत ज्यादा थी। अगर वो गिरता तो उसकी हड्डियां टूट जाती। तभी अंबर ने टहनी पर गुलेल से वार किया जिससे राज की पकड़ छूट गई और वो सीधे सिर के बल जमीन पर आ गिरा। उसकी कई हड्डियां टूट गई और उसे गंभीर दिमागी चोट भी आई। कई दिनों तक उसे होश नहीं आया। वक्त के साथ उसके घाव भर गए, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। अब भी वो राजमहल की नौकरानियों को हवस भरी नजरों से देखता था। इससे पहले कि सुरेश और अंबर के बीच कोई और बात हो पाती, अचानक बलिया फिर से वहां आ गया और बोला, सुरेश काका, मैं जानता हूँ कि आप बहुत जरूरी काम कर रहे हैं, लेकिन बाहर जो आपसे मिलने आया है वो इंसान और भी ज्यादा जरूरी है। आपको मेरे साथ चलना ही होगा। जब सुरेश ने ये बात सुनी तो वो हैरान हो गया और बोला, ठीक है। इतना कहकर काका ने एक नजर अंबर की तरफ देखा और आगे कहा, अंबर, तुम यही रहना, मैं अभी आता हूँ। और फिर वो वहां से चला गया। ये देख अंबर खुद से बोली, ये बिल्कुल सही मौका है। अंबर को बस एक मौके की तलाश थी। वो किसी भी तरह से जल्द आत्मा शक्ति फल के रस से जादुई रस तैयार करना चाहती थी। इतने सालों में उसने धीरे धीरे मेघ पर्वत के चप्पे चप्पे पर जाकर कई जड़ी बूटियां, फूल, जादुई रस, अनोखी मिट्टी और बहुत सी अन्य चीजें जमा की थी। उसके पास बहुत सारी चीजें थी जिन्हें वो आत्मा शक्ति फल के रस के साथ मिलाकर जादुई रस तैयार करने वाली थी। अंबर ने फौरन सुरेश के सबसे खास और खुफिया कक्ष का दरवाजा बंद कर लिया। वो इस काम में कोई अड़चन नहीं चाहती थी। अंबर फौरन एक बड़ी सी सुराही के सामने आकर खड़ी हो गई। उस सुराही के नीचे तपती हुई आग दहक रही थी। अंबर ने सबसे पहले आग को परखा। आत्मा शक्ति फल से जादुई रस तैयार करने के लिए उसे नियंत्रण करना बहुत जरूरी था। इसके बाद अंबर ने सामग्री निकाली और एक एक करके उन सब की जांच करने लगी। वो कोई भी गलती नहीं करना चाहती थी। वो अपने मकसद के बेहद करीब आ चुकी थी। अब उसे कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन अगर अंबर से कोई गलती हो गई तो उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अगर वो कामयाब नहीं हो पाई तो उसे दोबारा सारी चीजें इकट्ठी करनी पड़ेगी और इसमें न जाने उसे कितने साल लग जाएंगे। अंबर दोबारा ये सब दोहराना नहीं चाह रही थी, इसलिए वो खुद से बात करते हुए बोली, मुझे ये करना ही होगा। मैं ये कर सकती हूँ। मैं अपनी शक्तियां वापस पाकर ही रहूंगी। अंबर ने सबसे पहले सुराही में एक खास तरह के फूल के रस को डाला जो आधा सफेद और आधा गुलाबी था। इसके बाद अंबर ने कलिका को शीशी से बाहर निकाल लिया और बोली, कलिका, मुझे तुम्हारी जरूरत है। कलिका इतने दिनों से शीशी में बंद थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो जिंदा थी। बस उसके पंख मुरझा गए थे। इसलिए अंबर ने फौरन एक चमकदार जादुई पाउडर निकालकर कलिका पर छिड़क दिया।
जिससे उसके पंख तेजी से हवा में फहराने लगे और वो सुराही के इर्द गिर्द घूमने लगी। फिर कलिका ने अपने सिर पर लगे खूबसूरत फूलों के ताज को उतारकर उसे अपनी मुट्ठी में बंद करके एक मंत्र बोला, जिसकी वजह से सुराही में मौजूद रस उबाल खाने लगा। उसका रंग तेजी से बदल रहा था। अंबर का कलिका को अपने साथ रखने का फैसला बिल्कुल सही था। ऐसा करके वो जल्द से जल्द जादुई रस तैयार कर सकती थी। अचानक कलिका के ताज में मौजूद फूलों का रंग बिरंगा रस आपस में मिलकर सुराही में जा गिरा और फिर वो रस चमकने लगा। लेकिन अब भी बहुत से काम बाकी थे। अंबर धीरे धीरे तिलस्मी मिट्टी और अलग अलग तरह की जड़ी बूटियों के रस को मिलाकर काम कर रही थी। वक्त तेजी से गुजर रहा था। तभी अंबर को दरवाजे के बाहर किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। अंबर घबरा गई और बोली, मुझे जल्दी हाथ चलाना होगा, लेकिन जल्दबाजी में अगर उसने कोई गलती कर दी तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अंबर अब खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसने फौरन आत्मा शक्ति फल के रस की शीशी को निकाल कर कहा, बस यही आखिरी पड़ाव है। इतना कहकर अंबर ने धीरे धीरे तैयार किए गए रस में आत्मा शक्ति फल के रस को मिलाना शुरू कर दिया। तो वही कलिका का काम अब पूरा हो चुका था, इसलिए अंबर ने उसे खिड़की से बाहर भेजकर आजाद कर दिया। अंबर ने अभी आत्मा शक्ति फल की एक बूंद ही इस्तेमाल की थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और कहा, खोलो, मैं सुरेश हूँ। ये सुनकर अंबर के रोंगटे खड़े हो गए और वो घबरा गई। तभी उसे सुरेश की आवाज सुनाई दी, मुझे खुशी है कि तुम लोग यहाँ आए। सलील, मैंने तुम्हारी बहादुरी के बहुत से किस्से सुने हैं। सलील का नाम सुनते ही अंबर के हाथ पैर कांपने लगे और वो घबराते हुए बोली, सलील यहाँ क्या कर रहा है? अगर उसने मुझे यहाँ देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। दूसरी तरफ जो मेहमान सुरेश से मिलने आया था वो अकेला नहीं आया था। अचानक सलील ने कहा, मुझसे ज्यादा तो पार्थ मशहूर है। उसकी बहादुरी के किस्से सभी गांव वालों में फैले हुए हैं, पर आज हम यहाँ एक खास काम के लिए आपके पास आए हैं। ये सुनकर सुरेश ने कहा, मैं तुम लोगों को किसी से मिलवाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे अपने गांव खिमसर ले जाना चाहते हो, क्योंकि मैं यहाँ का सबसे अच्छा औषधि बनाने वाला हूँ। लेकिन एक ऐसी लड़की है जो मुझसे भी ज्यादा अक्लमंद है। ये सुनकर अंबर खुद को संभाल नहीं पाई और घबराहट में उसके हाथ कांपने लगे। लेकिन तभी उसने शीशी को सुराही के ऊपर से हटा दिया। अब रस धीरे धीरे तैयार हो रहा था। उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैलती जा रही थी। अंबर ने फौरन उस रस को एक शीशी में भरा और वो जानती थी कि अगर सलील और पार्थ ने उसे पकड़ लिया तो वो लोग उसे जादुई रस छीन लेंगे। आखिरकार अंबर ने जादुई रस बना ही लिया, लेकिन क्या वो इसे पीकर अपनी शक्तियां वापस पा सकेगी? एक तरफ अंबर थी, जबकि दूसरी तरफ सुरेश सलील से बात कर रहा था। एक ऐसी लड़की जिसके पास कोई शक्तियां नहीं है। अजीब बात है, उसे जड़ी बूटियों की इतनी जानकारी कैसे हो सकती है? और हमें उस लड़की के बारे में कैसे नहीं पता? सलील बोला। तभी सुरेश ने कहा, आज जब तुम उससे मिलोगे तो सब खुद ही जान जाओगे। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बदले उसे अपने साथ ले जाओ। सुरेश अंबर को अपनी बेटी की तरह मानता था और उसे आगे बढ़ते हुए देखना चाहता था, लेकिन इस वक्त वो अंबर को और भी खतरे में डाल रहा था। तभी पार्थ, जो इतनी देर से चुपचाप खड़ा था, उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगे और वो झट से बोला, ये खुशबू कैसी? उसकी बात सुनकर सलील ने कहा, कैसी खुशबू? तभी पार्थ धीरे से बोला, आत्मा शक्ति फल के रस की सुगंध। इतना सुनते ही सलील फौरन चौकन्ना हो गया और बोला, इसका मतलब वो लड़की यही कही है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी पार्थ ने कहा, ये खुशबू दरवाजे के दूसरी ओर से आ रही है, इसका मतलब वो अंदर है। पार्थ फौरन दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया तो वही दूसरी तरफ सलील दरवाजे पर हाथ पटकते हुए बोल रहा था, खोलो दरवाजा, आज तुम बच नहीं पाओगी। अब अंबर बुरी तरह फंस चुकी थी। न जाने अब आगे क्या होगा। क्या पार्थ और सलील अंबर को पकड़ लेंगे? क्या वो जान जाएंगे कि अंबर ही आहाना है? क्या होगा अंबर की शक्तियों का? कैसे बाहर निकलेगी अंबर इस मुसीबत से?